जरा सोचो, इस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और उनमें बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने कई साइंटिस्ट की नींदों को हराम कर दिया। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल सका। इसने कहीं साइंटिस्ट को परेशान कर रखा और साइंटिस्ट हमेशा यही कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज हम बात करेंगे फर्मी पैराडॉक्स की। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इस दुनिया में एलियंस या फिर कोई और मखलूक मौजूद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि फर्मी पैराडॉक्स क्या है। 1950 में एक साइंटिस्ट ग्रुप लंच कर रहा था जिनमें मौजूद थे एनकेरो फर्मी, द बेस्ट म्यूजिशियन। उन्होंने सबके बीचों बीच एक ऐसा सवाल किया जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। उस वक्त वहां पे एलियंस के बारे में बात चल रही थी। तभी एनकेरो फर्मी ने एक सवाल किया कि वेयर इज एवरीबॉडी। सिर्फ 3 वर्ड, लेकिन ये 3 वर्ड साइंस की दुनिया के सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गए। लॉजिक ये है कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें बिलियंस गैलेक्सीज और उनके अंदर मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। तो फिर उनमें कोई मखलूक मौजूद क्यों नहीं? क्या ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में सिर्फ अकेले इंसान हो? तो सब चुप हो गए और सबने कहा कि ये पॉसिबल नहीं। तो फिर एनकेरो फर्मी ने कहा, तो अगर कोई और मखलूक मौजूद है तो फिर हमने आज तक उसको देखा क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पे बहुत से लोग मौजूद हो, लेकिन दूसरे लोगों को ये नहीं पता कि आप वहां मौजूद हैं और आपको ये नहीं पता कि वहां पे दूसरे लोग मौजूद हैं। ये बात इतनी खतरनाक थी कि वहां पे मौजूद साइंटिस्ट ने एनकेरो फर्मी को कहा कि इस बात को अभी छुपा रहने दे ताकि लोग परेशान ना। एनकेरो फर्मी बिल्कुल सही थे अपनी जगह। सोचिए, इतने बड़े यूनिवर्स में ये कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही मखलूक हो, इंसान, और सिर्फ एक ही प्लेनेट पे जिंदगी मौजूद हो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर अगर ये सब कुछ मौजूद है तो फिर वो कहाँ है? हमने आज तक कोई एलियन क्यों नहीं देखा? अब चलते हैं सबसे डरावनी थ्योरी की तरफ, द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी ये कहती है कि ये पूरा यूनिवर्स एक अंधेरा जंगल है। इसमें बहुत सारे शिकारी मौजूद हैं, लेकिन हर शिकारी अपने प्रेजेंस को रिवील करने से डरता है, क्योंकि उसको ये डर है कि सामने वाला शिकार मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक तमाम सिविलाइजेशन इसी रूल को फॉलो करती है कि सर्वाइवल करो, और सर्वाइवल करने के लिए अगर तुम्हें कोई और सिविलाइजेशन मिले तो उसको उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे डिस्ट्रॉय कर। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर वो सिविलाइजेशन को तुमने बढ़ने का मौका दिया तो हो सकता है कल को वो तुम्हें ही डिस्ट्रॉय कर दे। अब चलते हैं हमारे इंसानों की तरफ। हमने क्या किया? हमने 1977 में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट। उसमें गोल्ड की प्लेट पे हमने अपनी तमाम डिटेल्स लिखकर स्पेस को भेज दी। मतलब कि हमने सीधा सीधा इनवाइट किया स्पेस को कि आओ, हम यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उस गोल्ड प्लेट पे इंसानों के कल्चर, उनकी लैंग्वेजेस, उनका रहन सहन सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये एक खुला इनवाइट है कि आओ, हम यहाँ मौजूद हैं, हमसे मिलो। हमें ये नहीं पता कि कौन सी सिविलाइजेशन हमारी दोस्त और दुश्मन हो सकती है, लेकिन अगर ये किसी खतरनाक सिविलाइजेशन के हाथ लगा तो कल को वो सिविलाइजेशन हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब कि इंसानों की हुई गलतियों में सबसे बड़ी गलती यही गलती है। अब चलते हैं सबसे खतरनाक थ्योरी, द ग्रेट फिल्टर थ्योरी की तरफ। इस थ्योरी के मुताबिक इवोल्यूशन में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके आगे कोई भी सिविलाइजेशन नहीं जा सकती, एक वॉल या फिर एक बैरियर। अगर ये ग्रेट फिल्टर हमसे पहले आ चुका है, मतलब कि हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं और अब हम सेफ हैं। शायद हमको ये ग्रेट एक्सट्रैक्शन है जो बच गए, लेकिन अगर ये ग्रेट फिल्टर हमसे आगे है तो मतलब ये कि हर सिविलाइजेशन एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। न्यूक्लियर वॉर से, क्लाइमेट चेंज से, या फिर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से जो उनको खत्म कर देती है, और हम इसके बिल्कुल करीब खड़े हैं। ये बहुत स्केरी है, इसलिए क्योंकि हर वो सिविलाइजेशन जो कि डेवलप हुई होगी उसने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया होगा और वो इस वॉल से आगे नहीं जा सकती होगी, तभी उनके सिग्नल्स भी हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्या हम भी यही रास्ता फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आज के जो हालात हैं दुनिया वो ऐसे ही हैं।
हर तरफ न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं जो इंसानों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट्स में बताएं। अब चलते हैं जू हाइपोथेसिस थ्योरी की तरफ। जरा याद करें, जब हम वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो हम एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करते, हम सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करते हैं, उसकी नेचुरल लाइफ पर इफेक्ट नहीं पड़ने देते। क्या एलियंस भी हमारे साथ यही कर रहे हैं? क्या कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें ऑब्जर्व कर रही है एक जायंट कॉस्मिक जू की तरह? क्या हमारी मूवमेंट्स, हमारी वॉर्स, हमारी आर्ट और हमारी प्रोग्रेस नोट की जा रही है? और जब तक हम खुद इतने काबिल नहीं हो जाते कि हम एलियंस या किसी भी सिविलाइजेशन को ढूंढ निकालें, वो हमारे सामने रिवील नहीं होंगी। ये चीज एक और बात को जाहिर करती है कि जब तक एलियंस हमारे सामने रिवील होंगे, वो टाइम इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है। मींस जब तक हम टेक्नोलॉजिकली इतने ग्रोथ नहीं कर जाते कि हम इन सिविलाइजेशंस को फाइंड कर सकें, तब तक वो हमारे सामने रिवील नहीं होंगे। क्योंकि अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं कि हम किसी भी सिविलाइजेशन को फाइंड कर सकें। क्योंकि अभी तक तो हमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी सही से नहीं समझा, ये भी नहीं समझा कि स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से कैसे ट्रेवल करें। बाकी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी फर्मी पैराडॉक्स की थ्योरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और दुनिया में एलियंस मौजूद है या नहीं, ये आज भी अनआंसर्ड है। लेकिन ये जो थ्योरीज है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्कैरियस थ्योरीज हैं। इनमें से आपकी पसंदीदा कौन सी थ्योरी है ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।